नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AKS स्टडी चैनल। दोस्तों, कल हम लोग लास्ट वीडियो में 26 सेक्शन तक देख चुके हैं। आज 27 सेक्शन देखेंगे। 27, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव्ड। कितना इंफॉर्मेशन एक्यूज से लिया जा रहा है पुलिस कस्टडी में, तो उसको प्रूव किया जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन द्वारा किसी इम्प्लीमेंट का, जिससे कि ऑफेंस हुआ है, यदि मर्डर केस है तो मर्डर हुआ है, तो इम्प्लीमेंट का रिकवरी हो जाता है, तो उस स्टेटमेंट को रिलेवेंट माना जाएगा। जैसे किसी मर्डरर ने कहा कि सर मैंने मर्डर करके और जो बंदूक है उसको कुएं में डाल दिया, और कुआं में जा करके देखा गया, ढूंढा गया, निकाला गया, तो बंदूक की रिकवरी हो गई, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। यदि बंदूक की रिकवरी नहीं होती है तो रिलेवेंट फैक्ट नहीं आता है। उसके द्वारा कुछ भी कहा गया कि सर मैंने मर्डर किया, तो पुलिस का कस्टडी में दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है। और पुलिस FIR है, उसके बेस पे केस का ट्रायल तो होगा, लेकिन FIR अपने आप में एक एविडेंस नहीं है। और जो विटनेसेस का इन्वेस्टिगेशन है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय IO, तो वो भी एक अपने आप में एविडेंस नहीं है। उनको बेसिस लिया जा सकता है, बेसिस लेकर के टेस्टिमनी किया जाएगा कोर्ट में, लेकिन वो एविडेंस नहीं है। मतलब एविडेंस के मामले में सिर्फ जो डॉक्यूमेंट रिकवरी हुआ उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है और उस पर भी टेस्टिमनी होगा। तो प्रूव सेक्शन 27 देखते हैं। प्रूव दैट व्हेन एनी सच फैक्ट इज रिपोर्ट टू एज recovered in consequence of information received from a person accused of an offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as it relates to distinctly the fact thereby discovered, may be proved or is relevant fact। यदि एक्यूज पर्सन है, वो पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट देता है वो सारे स्टेटमेंट इरेलेवेंट है, लेकिन उसका वो पोर्शन, वो स्टेटमेंट कि जिससे कि किसी हथियार का, इम्प्लीमेंट का, ऑफेंस जिससे किया है वो औजार का रिकवरी हो जाए, तो सिर्फ वो रिलेवेंट होगा और उसको कोर्ट में उसका भी टेस्टिमनी होगा। जैसे किसी बंदूक से किया है तो क्या जो गोली चली है इसी बंदूक से चली है, किसी कुल्हाड़ी से किसी का मर्डर किया है तो क्या उस पर जो ब्लड स्टेन बचा हुआ है कुल्हाड़ी पे, उसका DNA टेस्ट होगा, क्या उस व्यक्ति के ब्लड से मैच करता है या नहीं करता है। इसमें एक केस है दोस्तों कि मंगल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2000 में के स्टेटमेंट मेड एज टू weapon used in the offense and confession of offense under this section is admissible in evidence only as to recovery of weapon and not as to confession of offense। कन्फेशन तो CRPC 164 में करेगा कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट विदाउट PTI। PTI मीन्स प्रेशर, थ्रेट और इंड्यूसमेंट, ये तीनों चीज नहीं रहेगा। तो और अपने लैंग्वेज करेगा, अपना भाषा में करेगा और कोई इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि एक्यूज खुद बोलता है कि सर मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, मैं मर्डर किया हूँ, तो उनको वार्निंग भी दिया जाएगा कि देखो यदि तुमने कन्फेशन किया तो ये आपके अगेंस्ट एक प्रूफ हो जाएगा और इसके आधार पे आपको सजा दी जा सकती है। और क्या आप फिर भी आप कन्फेशन करना चाहते हो? तो यदि वो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा ठीक है आप कन्फेशन करो। जो जो बोलेगा वो मजिस्ट्रेट उसको लिखेगा, उसमें एक्यूज भी साइन करेगा और मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 28। सेक्शन 28 है कि कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ PTI इज रिलेवेंट फैक्ट। यदि PTI हटा दिया गया पुलिस कस्टडी में भी, पुलिस कस्टडी पुलिस सिविल ड्रेस में है और ये एक्यूज है, पुलिस को पहचान नहीं रहा, तो PTI तो वहाँ है नहीं,
और पुलिस कुछ पूछा, उसने बता दिया गलती से, तो यहाँ पीटीआई नहीं है, तो ये क्या होगा कि रिलेवेंट फैक्ट होगा। या सिविल रिलेवेंट फैक्ट मतलब ये एक एविडेंस नहीं है, ये फैक्ट नहीं हो, ये प्रूव्ड फैक्ट नहीं है, ये रिलेवेंट फैक्ट है कि इसको कोर्ट में कहा जाएगा और इसको वहां कोर्ट में अगेन एक बार टेस्टिमनी होगा। मान लीजिए कोई सिविल में है और सिविल में किसी अपने दोस्त को कन्फेस कर लेता है कि ये मर्डर मैंने किया है और इतना बजे किया और इस हथियार से किया, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट तो है, क्योंकि प्रेशर थ्रेट इंड्यूसमेंट पीटीआई वहां तो है नहीं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेशर थ्रेट और इंड्यूसमेंट तो रिलेवेंट है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये कन्फेशन हो गया मजिस्ट्रेट के सामने और इसके बेसिस पे उसको सजा मिल जाए। इसको अगेन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोर्ट में इसका टेस्टिमनी होगा और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के इसका अभी भी कोई वैल्यू नहीं है। रिलेवेंट इसलिए है कि इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिस बंदे को बोला वो बंदा बोल सकता है कि हाँ सर मेरे को इतना इतना बजे ऐसे ऐसे इसने बोला कि मैंने मर्डर किया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सेक्शन 29, कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी। यदि कोई उसका दोस्त है और बोलता है कि दोस्त ये बताओ कि ये जो घटना घटी मर्डर का, ये कल ये कैसे घटी और तुम शायद जानते हो तो मुझे बताओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को भी नहीं बताऊंगा, बस ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रही और किसी को नहीं बताया जाएगा। तो ऐसा वो विश्वास कर लेता अपने मित्र पर, वो बता देता है कि दोस्त ऐसा है कि मर्डर तो ये मैंने ही किया है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं, और यदि किसी को बताता हूँ तो मुझे सजा हो जाएगी, इसलिए सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। क्या इसके आधार पर सजा होगी? नहीं, इसको अगेन वहाँ कोर्ट में टेस्टिमनी होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और वहाँ भी यदि ये बंदा जाकर के उसका मित्र बोलता है कि हाँ सर मेरे को इतना बजे सो प्लेस पर इतना तारीख को मेरे को कन्फेस किया कि मैंने मर्डर किया है, इस बात की कंडीशन पे इसने कन्फेशन किया कि मैं इस बात को किसी और को नहीं बताऊंगा, तो यह रिलेवेंट फैक्ट हुआ। यहाँ फिर उसको बेसिस मान करके और दूसरे एविडेंस से कोरोबरेट करके और उसको सजा दे सकता है। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 30, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। कहता है कि when more persons than one are being tried jointly in the same offense, and a confession made by one such person affecting himself and some other of the some such person is proved, that court may take consideration of such confession as against such other person as well against the person who makes the such confession। यदि ज्वाइंट ट्रायल हो रहा तो ज्वाइंट ट्रायल नहीं हुआ है तो नहीं, यदि अलग अलग ट्रायल हो रहा हो या एक बंदे का ट्रायल हो रहा हो बाकी बंदे का नहीं ट्रायल हुआ, बाकी बंदे बोल रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है, मेरे साथ ये भी था मर्डर में सर, तो वो ज्वाइंट ट्रायल का कन्फेशन नहीं है, तो वहाँ रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो यदि दो व्यक्ति का, ए और बी का, और ए बोलता है कि मैंने मर्डर किया है सर और बी ने, हम ए और बी, मैं और बी दोनों मिलकर मर्डर किए हैं, तो यहाँ ए को भी सजा मिलेगी और बी को भी सजा मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या रहे हैं कि रिलेवेंट फैक्ट, तो ए का स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो इसका क्या टेस्टिमनी होगा? टेस्टिमनी प्रत्येक चीज का होगा कोर्ट में, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रत्येक चीज का होगा, तो यहाँ भी बिना क्रॉस एग्जामिनेशन का नहीं चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन उसके बाद उसको सजा मिलेगी। कहता है ए एंड बी जो आर जॉइंटली ट्राइड for the murder of C, it proved that A said, A ने कहा कि B और मैंने है ना मर्डर किया है C का। The court may consider the effect of this confession as against B, और इसको रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा क्योंकि ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है। लेकिन A और B का ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो रहा है,
बी का ट्रायल ही नहीं हो रहा, सिर्फ ए का हो रहा है। ए इज ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी एंड नॉट बी। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। तो एविडेंस वो क्या है, तो बी ने खुद कहा है कि ए और मैं मर्डर किया हूं। तो क्या यह बी का स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के कहने से क्या होगा? बी के यहाँ ट्रायल हो रहा है क्या? बी को जिसको मारा वो, जिसका रिलेटिव, उसके रिलेटिव, जो विक्टिम के रिलेटिव, वो कह नहीं रहे हैं कि इसने मर्डर किया है। और ये तो फंसाने वाली, जिस समय मर्डर हो उसमें क्यों नहीं बोले? ये तो फंसाने वाली बात है। तो यदि कहता है कि बी कहता है कि मैंने मर्डर किया, फिर वहां कोर्ट में जाए, एविडेंस दे, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कैसे मर्डर किया, कितने बजे मर्डर किया। लेकिन यहाँ पर यदि ज्वाइंट ट्रायल होते रहता तो इसके रिलेवेंट फैक्ट माना जाता और इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता। लेकिन यहाँ इसका कोई वेटेज नहीं, इसका जस्ट समान जनरल वेटेज है कि कोई भी जाके कुछ भी एविडेंस देता है, यदि प्रूफ करे एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यदि क्रॉस एग्जाम से प्रूफ हुआ तो कोई भी विटनेस दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेवेंट फैक्ट है, वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। जो ट्रायल नहीं हो रहा है वो यदि कहता है कि सर मैंने और इसने ज्वाइंट मर्डर किया है, जो ट्रायल हो रहा है उसके साथ, तो रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। लेकिन यदि वो क्रॉस एग्जामिनेशन, तो मैं जैसा मैं कहा कि कोई भी जा सकता है, विटनेस दे सकता है, तो वहां वह रिलेवेंट फैक्ट तभी बनेगा जब प्रूव हो जाए कि यस, ये वहां मर्डर के समय ये भी मर्डर किया है एक्यूज के साथ, तब वो इरेलेवेंट फैक्ट बिकम रेलेवेंट। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन 31। सेक्शन 30 में कहता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉपर। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे में ऑपरेट एज स्टॉपर अंडर द प्रोविजन hereinafter contained. What is estoppel दोस्तों? Estoppel means if you confess anything on oath, if you admit any statement on oath, and then on the second day, on the another day, or in the same on the same day, if say no सर, जो अब ये जो मैं बोला हूँ कि मैंने मर्डर किया, आप इसको उल्टा बोलते हो, मैंने मर्डर नहीं किया, फिर ऐसे तो लिटिगेशन का एंड नहीं होगा दोस्तों, ऐसे तो चलता रहेगा। तो आपको कसम खिलाया गया, ओथ दिलाया गया कि आप जो बोलोगे सच बोलो, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, तो क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है? कोर्ट के टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए एक बार जो आप स्टेटमेंट दे दिए तो उससे आप मुकर नहीं सकते हैं कि आप स्टेटमेंट में अपना चेंज करना चाहता हूँ, आप स्टेटमेंट चेंज नहीं करेंगे। ये एस्टॉपल का रूल है दोस्तों। एडमिशन क्या है? तो एडमिशन वो स्टेटमेंट है जो फैक्ट इन इशू के संबंध में किसी चीज को आप स्वीकार करते हैं। यदि आपको स्वीकार करने का आप पर आरोप है, कोई चीज को आप स्वीकारते हैं तो एडमिशन होगा। आप पे ओमिशन का आरोप है तो उसको आप रिजेक्ट करते हैं तो भी वो एडमिशन हुआ। ये फर्स्ट लेयर में जाएगा। और सेकंड लेयर में कैसे जाएगा दोस्तों? तो कोई रिलेवेंट फैक्ट है और वो डिस्प्यूट में फैक्ट इन इशू है और वो आप पर आरोप लगा है, आपने ऐसा काम किया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो एडमिशन है। कोई ओमिशन का आरोप लगा कि आप ये काम नहीं किए हो, आपका ये ड्यूटी था, काम करना आपका ड्यूटी था, स्कूल में पढ़ाना, आप स्कूल में पढ़ाया नहीं तो सस्पेंड हो गया। आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घूस न ले, भ्रष्टाचार न करे, देश हित में काम करे। और आपने घूस लिया तो आपका ये ड्यूटी का ठीक से आपने नहीं किया। आपका ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया तो आपको सस्पेंड किया गया। आपका ड्यूटी है, कोई कुआं में जा रहा है, कुआं सूखा है तो रस्सी पकड़ने बोला तो रस्सी पकड़ के रख दिया, आप छोड़ दिए, वो बंदा गिर गया कुआं में, उसकी डेथ हो गई, तो आप ओमिशन हो गया। तो यदि आपने ओमिशन को भी कर दिया कि सर मैंने रस्सी नहीं पकड़ा ठीक से और रस्सी मैंने जानबूझ के छोड़ दिया,
मैंने लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, पब्लिक को छोड़ दिया कि आपस में लड़े, 10 मर्डर हो गए, दंगे हो गए, राइट हो गए। तो यहाँ ये एडमिशन है। एडमिशन क्या है दोस्तों? जो फैक्ट इन इशू है वैसा आपका स्टेटमेंट, जिससे कि वो फैक्ट इन इशू रिजॉल्व हो जाए, उस समस्या समाप्त हो जाए, फैक्ट इन इशू है वो इशू और डिस्प्यूट न रह जाए, तो वो एडमिशन है। जैसे दूसरा है, ये तो फर्स्ट लेयर में हो गया। सेकंड लेयर में यदि कोई रिलेवेंट फैक्ट है और वो भी अपना केस में ट्रायल में है और उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका एडमिशन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और कल हम देखेंगे सेक्शन 32, जिसमें है केसेज इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय ए पर्सन हु इज डेड कैन नॉट बी फाउंड इज रिलेवेंट। मैंने यहाँ ले लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन, कि डाइंग डिक्लेरेशन है जो मरते समय जो व्यक्ति बोलता है, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। यदि वो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वीडियो के क्या टेस्टिमनी होगा? हाँ, टेस्टिमनी तो होगा दोस्तों, लेकिन उसके आधार पे यदि वीडियो का रिकॉर्डिंग ओरिजिनल पाया गया, हैदराबाद में लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, तो उसके आधार पे सजा हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने किया है, कोई साधारण व्यक्ति के सामने किया, तो उसके क्या प्रोसीजर होगा? आपके सामने कितना बजे किया, कितना समय पर किया, कब किया, आप वहाँ कैसे पहुंचे, आप वहाँ क्या कर रहे थे, ये सब आप थोड़ा बता दीजिए, तो उसके आधार पे उसको सजा होगा। तो पति से ही कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, इसको हम कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह। आप मेरे से कोई सजेशन लेना चाहें तो मैं आपको मोबाइल नंबर भी अपना दूंगा, और आपको एक क्वेश्चन, एक दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए आपको उस समय दूंगा, और उसका मैं आंसर दूंगा। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।